नमस्कार, स्वागत है आपका बेबाक बात में। मैं हूं तनवीर फातिमा। उत्तर प्रदेश में इन दिनों 2022 के चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है और कई मुद्दों के अलावा जो राजनीतिक दल हैं वो मुसलमानों को साधने में भी लगे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने शिक्षाविद नदीम हसनैन साहब। नदीम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका बेबाक बात में। शुक्रिया जी। नदीम साहब, पहला सवाल, आप एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत सालों से कई यूनिवर्सिटीज़ को अपनी सेवाएं दे चुके हैं, तरह तरह के मुद्दों से वाकिफ़ हैं। बीइंग अ मुस्लिम, आपको क्या लगता है कि चुनाव में किन मुद्दों पर एक मुस्लिम वोट करता है? देखिए, उसूली तौर से तो मुस्लिम्स क्या सभी वोटर्स को हिंदुस्तान में या बल्कि दुनिया में भी जो बुनियादी मसाइल हैं उन पर वोट करना चाहिए। यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, यही चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, रोज़गार। लेकिन बदकिस्मती से ये मुद्दे जो हैं वो आम तौर से चुनाव के वक्त वो सेकेंडरी हो जाते हैं, प्राइमरी नहीं बनते। यही वजह है कि अ, ऐसी पार्टीज़ पावर में आती हैं जिनके मैनिफेस्टो में भले ही बहुत कुछ इस तरह की चीज़ें हों, लेकिन वो अमल में नहीं आती। और इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन आप ये देख रहे होंगे कि ये होता है कि वोटर जो है कैंडिडेट से या पार्टी से ये सवाल नहीं करता कि आपने पिछले दिनों क्या किया हमारे लिए, या हमारे इन मुद्दों को, इन मसाइल को आप कैसे सुलझाएंगे। ये सवाल कहाँ कर रहा है वो। ज़्यादातर कुछ मजहबी चीज़ें निकल आती हैं, कुछ भावनात्मक मुद्दे आ जाते हैं, तो सब सिमट के काफ़ी हद तक उसी पर रह जाता है। तो जो मुसलमानों को जो चाहिए वो कायदे से, इस वक्त जाहिर है कि अब तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद, और उसके पहले भी हालांकि साबित हो चुका था, लेकिन सच्चर कमेटी के बाद तो ये साबित ही हो चुका है बिल्कुल। अभी अब इसमें कोई शक व शुबा नहीं है इसके अंदर कि मुस्लिम्स की हालत जो है वो शिक्षा में अ, और रोज़गार के इशू के ऊपर दलित से कुछ बेहतर है, खाली इससे बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। अब इसके बाद भी अ, अगर इन मुद्दों के ऊपर वो वोट नहीं देता या नहीं सवाल करता, तो फिर ये बड़ी बदकिस्मती है ये फिर। इन दिनों जो पार्टियां जिस तरह की चीज़ें अपने मैनिफेस्टो में डाल के या तरह तरह की जो रैलीज़ हो रही हैं, जो सभाएं हो रही हैं, उनमें जो मुद्दे लाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो मुद्दे मुस्लिम समुदाय के काम के हैं या वो उनको अट्रैक्ट करने के लायक हैं? कम से कम चूँकि मैं ये पॉलिटिक्स इन जनरल और मुस्लिम पॉलिटिक्स को मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, 30-40 सालों से मैं बहुत करीब से देख रहा हूँ। तो एक मैंने जो फ़र्क देखा वो बहुत दिलचस्प बात, तो बड़ी महत्वपूर्ण भी बात है वो ये कि 15-20 साल या 25 साल पहले तक जो है वो अ, उर्दू का सवाल, अ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है उसका सवाल, और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये 3 मुद्दे बहुत आगे रहते थे। बड़ी इस वक्त सिग्निफिकेंट बात यह है कि इधर मैं देख रहा हूँ कई इलेक्शन से ये तीनों मुद्दे अब गायब हैं। ये अब न कोई उर्दू का इशू उठ रहा है इलेक्शन के वक्त, और न तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का इशू उठ रहा है, और न ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का इशू उठ रहा है। हालांकि बीजेपी कोशिश कर रही है कि उसको उठाने की वहाँ पर, लेकिन ये तीनों गायब हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तीनों जो मुद्दे थे ये मुस्लिम एलीट के मुद्दे थे, मुस्लिम अवाम के मुद्दे नहीं थे ये। अब लेकिन आम मुसलमान जो है वो उस वक्त भी उन उन मुद्दों से कोई उसको लेना देना नहीं था, लेकिन सिर्फ उसके जज्बात ज़रूर जुड़े हुए थे इससे, लेकिन वो उसके बुनियादी मसाइल से कहीं मेल नहीं खाता था। अच्छी बात यह है कि अब ये चीज़ें पीछे चली गई, लेकिन बदकिस्मती से उसकी जगह पर जो मुद्दे आना चाहिए, यानी शिक्षा, रोज़गार और स्वास्थ्य, बेसिक चीज़ें, और साथ में अब सिक्योरिटी का मुद्दा भी है, उसकी सुरक्षा का भी मुद्दा बहुत बहुत महत्वपूर्ण इस वक्त है। ख़ास तौर से पिछले 7-8 सालों में जिस तरह से सरकार चली है उसमें तो सुरक्षा का मुद्दा बहुत ऊपर आ गया है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य और रोज़गार का मसला भी कम नहीं है ये है। तो मुझे लगता है कि जो ये आपने जो सवाल किया, ये जो पार्टीज़ जो वादे कर रही हैं, तो इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने ये देखी होगी कि अब ज़्यादातर पार्टीज़, बल्कि ऑलमोस्ट सभी पार्टीज़
अब अलग से कोई माइनॉरिटीज़ के लिए कोई पब्लिक स्टैंड्स नहीं ले रही हैं कि वो ये करेंगी। शायद बीजेपी ने उनको इतना बैकफुट पर कर दिया है कि वो ये समझते हैं, और मैं अपूर्वानंद की अगर टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करूं, तो उन्होंने ये कहा था कि अब ज़्यादातर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ जो हैं, वो अब हिंदू फियर की वजह से ऐसा नहीं कर रही हैं। मैं मेरे गले से बात इसलिए नहीं उतरती कि क्या ये मैं मान लूं कि देश के इतने बड़ी सेक्शन के साथ अगर नाइंसाफ़ी की बात की जाएगी कि उनके साथ जस्टिस किया जाए, तो उससे यहाँ यहाँ का आम हिंदू क्यों नाराज़ होगा? लेकिन कुछ इस तरह का माहौल बना दिया गया है, अपीज़मेंट का इशू लेके, कि उनका तुष्टीकरण हो रहा है, कि अब जो उनके जेन्युइन मसाइल हैं, अगर उनकी भी बात जो पहले की जाती थी, अब आप देखिए किसी पार्टी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कुछ बोलने की, इस इशू को बोलने की। वो अलग, वो दूसरी बात है कि वो पब्लिक स्टैंड भले ही न लें, लेकिन जब वो फील्ड में उनके वर्कर्स काम करने आते हैं, तो ज़रूर वो ये कहते हैं कि नहीं, हम ये सब आपके लिए करेंगे, लेकिन पब्लिक स्टैंड नहीं ले रहे हैं ये बात मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उनमें अब इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पब्लिक स्टैंड लें इसके ऊपर, कि भाई हम जस्टिस करेंगे उनके साथ भी, हम माइनॉरिटीज़ के साथ भी जस्टिस करेंगे। कहाँ कोई नाम ले रहा है देखिए, न समाजवादी पार्टी कोई बात कर रही है इस तरह की, न ये पार्टी कर रही है, न कांग्रेस बात कर रही है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मुसलमानों का खुलकर कोई ये नहीं कह रहा है कि हम उनके लिए कोई स्टैंड लेंगे। अच्छा खासा एक वोट परसेंटेज है, लगभग 16 से 19% मुस्लिम वोटर्स का वोट बैंक है, जिसको लेकर अगर एक कंसोलिडेटेड वोटर्स कहीं चले जाते हैं तो एक बड़ा नतीजे पलट सकते हैं या अलग समीकरण बन सकते हैं। बावजूद इसके दूसरे मुद्दे, जिस तरह से कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को देख लें तो वो अयोध्या पहुंच रहे हैं, या प्रियंका गांधी को देख लें तो वो बनारस पहुंच रही हैं, वहां जाके पूजा पाठ। जिस तरह से आपने कहा कि अपनी एक हिंदुत्व की जो छवि है उसको एक तरह से मजबूत करने की कोशिश कर रही पार्टीज, तो इसका क्या असर आपको लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के दिल और दिमाग पर पड़ेगा? देखिए, वो तो उनमें फ्रस्ट्रेशन बहुत तेज़ी के साथ घर कर रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ओवैसी जैसे लोग जो हैं, वो जो बीजेपी के काउंटर पार्ट मैं उनको समझता हूँ, वो लोग भी यही कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान वोट कंसोलिडेट हो। लेकिन वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसा माहौल बना दिया गया है कि जब भी मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होगा, एक जगह पर आएगा, तो वो और नुकसानदेह साबित होगा। इसलिए कि अब आज के हिंदुस्तान में मुस्लिम पॉलिटिक्स नाम की अब कोई जगह अब नहीं है। आप मुस्लिम पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो आपका नुकसान होगा इसके अंदर। इसलिए कि फिर जो बीजेपी आरएसएस का कैडर है, वो फिर कॉन्सोलिडेट करता है कि देखिए साहब, जब ये जो है एक जगह पर खड़े होकर वोट देंगे, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? तो फिर वो जिस तरह से प्रचार उनका होता है, मैंने उनके बहुत से वीडियोस देखे हैं, जिस तरह से वो गांव-गांव में घूम के प्रचार करते हैं। तो एक प्रचारक ने जब मैंने पहली बार सुना तो मुझको बड़ा अजीब लगा, लेकिन जब मैंने बहुत बार फिर ये देखे वीडियोस उनकी जो लेके घूमते हैं गाँव के अंदर, वो ये कहते हैं कि तुम हिंदू की तरह वोट दो, जातियों में बढ़ के मत वोट दो। इसलिए कि जब वो दे रहे हैं मुस्लिम की तरह वोट, तो ये पूरे जो लाइन है, ये जो पॉलिटिकल लाइन है, ये एक आम आदमी की समझ में आती है। तो मुझे लगता ये है कि मुस्लिम कंसोलिडेशन कोई एक जगह पर हो, ये उनके हक में भी नहीं है, मुस्लिम के हक में नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात, मैं ये बात भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि सारे मुस्लिम्स कंसोलिडेट होके एक जगह वोट करते हैं। वो भी उसी तरह से जातियों में बटे हुए हैं। अब जैसे जो पिछड़े जातियों के जो मुस्लिम्स हैं, वो ज़्यादातर उनका झुकाव जो है वो पिछड़ी जातियों की जो पार्टी है उनकी तरफ रहता है। जो दलित मुस्लिम्स हैं, उनका झुकाव जो दलित पार्टीज़ उनकी तरफ रहता है। और मैंने ये देखा है पिछले 30-40 साल में कि वो कंसोलिडेट तभी होते हैं उन्हीं जगहों पर जहाँ पर हाल में कोई कम्युनल वायलेंस हो चुका होता है, और जहाँ वो बहुत अपने को असुरक्षित महसूस करता है। और ये पूरी दुनिया में आप ये देखिएगा कि जहाँ पर भी माइनॉरिटी अपने को असुरक्षित महसूस करती है, तो उसमें टेंडेंसी होती है टू स्टिक टुगेदर, बिल्कुल साथ में, बिल्कुल वो जुड़े एक दूसरे से। ऐसी जगहों पर छोड़ के जहाँ पर कम्युनल टेंशन बहुत नहीं है, या हाल में कोई फसाद नहीं हुआ है वहाँ के ऊपर, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि 100% मुस्लिम जो हैं वो कंसोलिडेट होके एज मुस्लिम वोट करते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा।
ओवैसी का नाम लिया आपने। इन दिनों यूपी में भी पूरी तरह से एक्टिव हैं वो, और छोटे-छोटे जो पार्टीज़ हैं उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मुस्लिम लीडर के तौर पर जो एक लैकिंग है जिसको कहा जाए, कोई ऐसा कोई नेता नहीं है बड़ा इंडियन पॉलिटिक्स में जिसको एक रहनुमा के तौर पर देखे मुस्लिम कम्युनिटी। आपको लगता है कि उनका इस तरह से सक्रिय होना या जो एफर्ट्स उनके हैं वो कारगर होंगे या कुछ उनका फ़ायदा हो पाएगा? मुस्लिम्स की लीडरशिप मुस्लिम ही क्यों करें? मेरा बुनियादी सवाल तो यही है। क्या ज़रूरी है कि मुस्लिम हितों की बात कोई मुस्लिम लीडर ही करे? भई हमने देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर भी जब भी डिबेट्स हुए हैं या मुस्लिम्स के बिहाफ़ पर बोलने की बात हुई है, तो तमाम लेफ्ट पार्टीज़ हमेशा बोलती रही हैं, कांग्रेस के लोग भी बोलते रहे हैं, दूसरी पार्टीज़ भी बोलती रहे हैं। तो मैं एक तो ये बात बिल्कुल स्वीकार नहीं करूँगा मैं कि मुस्लिम्स की लीडरशिप सिर्फ़ मुस्लिम्स ही कर सकते हैं या दलित की लीडरशिप खाली दलित ही कर सकते हैं। ये पूरी पॉलिटिकल लाइन ही मुझे लगता है कि बड़ी काउंटर प्रोडक्टिव है बिल्कुल। इससे इससे नुकसान ही होना है इससे, और ये होना भी नहीं चाहिए। क्यों हो ऐसा? अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो जब तक मुलायम सिंह यादव थे पार्टी में सर्वे सर्वा, तब तक ऐसा था कि कहीं न कहीं एक जुड़ाव था उनका मुसलमानों से, या उनकी तमाम तरह की स्कीम्स थी या नौकरियाँ उन्होंने दी। लोगों को एक कहीं न कहीं उनकी तरफ सिम्पैथी थी मुस्लिम कम्युनिटी को या उनको मुस्लिम कम्युनिटी से। ये अखिलेश यादव के आने के बाद क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी में कुछ बदलाव आया है? मुलायम की समाजवादी पार्टी और अखिलेश की समाजवादी पार्टी को आप किस तरह देखते हैं? कोई डिफ़रेंस है? मुझे फ़र्क सिर्फ़ इतना ही नज़र आता है कि मुलायम सिंह यादव जो थे थोड़ा वोकली बोलते थे, ये उतना वोकल होके मुस्लिम इश्यूज़ पर नहीं बोलते। लेकिन जहाँ तक बात है कि मुलायम सिंह यादव ने भी माइनॉरिटीज़ के लिए क्या किया, तो सिर्फ़ उनकी जब भी आप देखिए गवर्नमेंट रही है, तो उन्होंने 3-4 हज़ार उर्दू टीचर्स अपॉइंट कर दिए, कुछ उर्दू ट्रांसलेटर्स अपॉइंट कर दिए। इसके अलावा जो बाकी जो रोज़गार की बात थी, तो मेरे पास कोई ऐसा आंकड़ा मुझे नहीं दिख रहा है कि उनके ज़माने में बेरोज़गार मुसलमानों को बड़े पैमाने पर रोज़गार मिला हो, मुझे नहीं नज़र आता, एक बात। दूसरी बात ये कि वो भी अपने वोट को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते थे, वो सिर्फ़ मायावती की ताकत खाली है ये। इसलिए कि वहाँ भी ये देखा गया कि, और मैंने खुद फ़ील्ड में देखा है, एक नहीं पचासों बार देखा है, कि समाजवादी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट को उनका जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है यादव की, वो भी ज़्यादातर वोट नहीं देते हैं, बल्कि वो यादव किसी और पार्टी का अगर खड़ा है तो उसको वोट दे देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको खाली हमारे वोट चाहिए होते हैं, यानी मुस्लिम के खाली वोट चाहिए हैं आपको बस। तो वो हालत तो मुलायम सिंह में भी थी, और उनका भी जो है वो इतना कंट्रोल नहीं था अपने फॉलोअर्स के ऊपर कि वोट को वो ट्रांसफ़र करा सकें। और उन्होंने कौन बहुत ज़्यादा किया है माइनॉरिटीज़ के लिए, मुझे तो कुछ ख़ास नज़र नहीं आता है इसके अंदर। अगर कांग्रेस की बात करें, जिस तरह से प्रियंका गांधी इस बार एक्टिव हुई हैं और उन्होंने 40% महिलाओं को कहा है कि टिकट देगी। इस कदम को आप किस तरह देखते हैं? क्या इससे कुछ वापसी उनकी होगी यूपी में? देखिए, मैं बहुत से मुस्लिम से अक्सर बात करता रहता हूँ, फील्ड में भी बात करता हूँ मैं। मेरे कुछ बहुत से जो रिसर्च पेपर्स होते हैं, उसमें मैं उसके लिए भी बात इंटरव्यू लेता रहता हूँ। तो मैंने ये देखा है कि मुस्लिम्स के एक बहुत बड़ा तबका जो है, वो अब कांग्रेस को माफ़ कर चुका है। बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद से वो माफ़ कर चुका है, और फिर वापस जाना वो चाहता है कांग्रेस में। बशर्ते कि उसको ये यकीन हो जाए कि कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस सरकार बनाएगी। उसको ये यकीन नहीं है कि कांग्रेस सरकार बनाएगी। जिस दिन उसको ये यकीन हो जाएगा कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि मुस्लिम्स का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस की तरफ चला जाएगा फिर। तो अभी किस बात का इंतज़ार है? क्या लगता है कि इस बार के जो नतीजे हैं, उनसे आगे चल के कुछ फैसला लेने में मदद मिलेगी? वो तभी हो पाएगा ये कि अगर कांग्रेस 40-50 सीट या उससे ज़्यादा कुछ जीत सकी अगर। देखिए, ये तो हर आदमी जानता है, कांग्रेस भी जानती है कि सरकार तो वो नहीं बना सकते। लेकिन अगर वो 40-50 सीट्स भी अगर उनकी आ जाती हैं, तो ये मैसेज जो है ये जाएगा कि अब उसका रिसर्जेंस हो रहा है, फिर से रिवाइवल हो रहा है। तो वो सारा जो उनका जो सपोर्ट बेस था, वो धीरे-धीरे फिर वापस आ सकता है उनकी तरफ। नहीं, कांग्रेस की जो इतनी दिन गवर्नमेंट रही है, चाहे सेंट्रल में रही हो या स्टेट्स में रही हो, आप देखिएगा कि वो ब्राह्मिन्स, मुस्लिम्स और शेड्यूल्ड कास्ट, दलित, इसी पर बेस था उनका सब कुछ। तीनों अब उनके हाथ से निकल गए। तो लेकिन जहाँ तक मुस्लिम्स की बात है और ब्राह्मिन्स की बात है, ये दोनों की बात है, इनमें अभी भी कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा उनके दिल में सपोर्ट है।
और दोनों की जो डिलेमा है वो यही डिलेमा है कि हम वोट हमारा कहीं बेकार तो नहीं चला जाएगा। कांग्रेस को अगर हम वोट देते हैं तो मुझे इस बात में कोई शक नहीं है, सैकड़ों लोगों से बात करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कांग्रेस ने 40-50 सीट जीत ली, जबकि मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है हालांकि इस बार भी ये, तो उस केस में आगे आने वाले इलेक्शंस में फ्यूचर में एक बार फिर से वापसी हो सकती है माइनॉरिटीज़ की भी और ब्राह्मण्स की भी कांग्रेस की तरफ। ये सारी जो रेस चल रही है यूपी इलेक्शन को लेकर, इसमें बीएसपी को आप कहाँ स्टैंड करता हुआ पाते हैं? क्या लगता है कि उनकी किस तरह की परफॉर्मेंस हो सकती है? देखिए, बीएसपी ने तो अपना सपोर्ट बेस बहुत बुरी तरह से लूज़ किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और ज़्यादातर वोटर्स अब ये मानते हैं कि वो रेस में है ही नहीं, अब तो वो रेस में नहीं है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। और मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि आप एक डेमोक्रेसी के अंदर आप एक फंक्शनल पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा लीडर अगर अपने कमरे में बैठा रहेगा और बाहर नज़र नहीं आएगा, तो वो कैसे अपने वोटर से कनेक्ट करेगा अपने को? दूसरी जो प्रॉब्लम हुआ वो ये हुआ कि उन्होंने एक दलितों में भी एक पर्टिकुलर जाति को सिर्फ आगे प्रमोट किया। अब उसके सहारे तो नहीं, न वो कोई सीटें जीत सकती हैं उसके सहारे, न वो सरकार बनाने की बात कर सकती हैं। तो मैं तो मायावती को, मेरा जो असेसमेंट है इतने दिनों का, जो मेरा पॉलिटिकल असेसमेंट है वो ये है कि वो रेस में है ही नहीं बिल्कुल वो। इस पूरे जो इलेक्शंस का जो एक माहौल चल रहा है, आप कह रहे हैं कि कोई इस तरह की बातें नहीं कर रहा है कि माइनॉरिटीज़ के लिए क्या करेगा या क्या नहीं करेगा। तो ऐसे में आपको लगता है कि अब क्या आधार बनाएं मुस्लिम वोटर्स, और किन चीज़ों को पिन पॉइंट करें और उसके हिसाब से फैसला लें कि किन को वोट करना चाहिए? एक बात तो ये कि पहली बात तो ये कि वो ये भूल जाएं कि वो किसी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाने में उनका हित है। ये बात बिल्कुल उनको भूल जाना चाहिए, चाहे वो ओवैसी हों या कोई भी हों इस तरह की। और इसके पहले भी ये जो बड़ी अच्छी बात है, जो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम्स की बड़ी सूझबूझ की जो रही है उनकी पॉलिटिकल अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस, वो ये थी कि केरला को छोड़ दें अगर आप, जहाँ पर मुस्लिम लीग को वोट देते रहे, हालांकि वहाँ की केरला की मुस्लिम लीग का कैरेक्टर बिल्कुल फ़र्क है। अ, उसके अलावा पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम्स ने कभी भी कम्युनल मुस्लिम पार्टी को वोट नहीं दिया है। हमेशा वो सेकुलर पार्टीज को वोट देते रहे हैं, हमेशा। उनके पास मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई भी दूसरा रास्ता है कि वो उन पार्टीज को, जो हाशिए के समाजों को, जो डिप्राइव्ड सेक्शन से समाज के हमारे, उनकी जो एडवोकेसी करती हैं, पैरोकार हैं, उनके साथ वो हाथ मिलाएं। उनका ज़्यादा भला इसी में है। ओवैसी या उनकी जो एमआईएम है या कोई भी दूसरी इस तरह की जो पार्टी है, मुझे इसमें ज़रा से भी शक नहीं, जो बार बार वो ये कहते हैं कि साहब वो कोई मुस्लिम लीडर नहीं है, तो वो तो इस तरह से आरएसएस को और हैंडल दे रहे हैं वो, इसलिए कि जब इस तरह से वो बात करेंगे तो इसका मतलब, और यही वजह है कि ढेरों लोग, अगर आप देखें फील्ड में आप जाती हैं, आप देखें ढेरों लोग ये कहते हैं कि ये तो बीजेपी के स्पॉन्सर्ड हैं। तो ये बात मुस्लिम्स को अब समझ लेना चाहिए कि उनको मुस्लिम लीडर नहीं चाहिए, उनको कोई मुस्लिम्स की पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं चाहिए। उनको ऐसी पार्टीज के साथ हाथ मिलाना है जो उन लोगों के इंटरेस्ट को प्रमोट कर रही है, जो उनके मुस्लिम्स के भी इंटरेस्ट हैं। तो जो पिछड़ों के साथ रहे, दलित के साथ रहे, मुस्लिम्स को उनके साथ रहना चाहिए। जब बात सभी दलों की हम कर रहे हैं और बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और केंद्र में दोबारा सरकार चल रही है, इन दोनों सरकारों की परफॉर्मेंस आप किस तरह देखते हैं, और इसको लेकर मुसलमानों के दिल में किस तरह की सोच है? क्या रिएक्शन है? क्या वो डरे हुए हैं या वो नाराज हैं? किस तरह का रिएक्शन आपको लगता है? देखिए, पिछले 7 साल में जिस तरह से पॉलिटिक्स चली है, हमारे प्रधानमंत्री कुछ भी कहते रहे हैं कि सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन वो ज़मीन पर नहीं है वो। ये तो सब देख रहे हैं ये। आप बताइए कि इतनी नफ़रत कभी थी? इतनी नफ़रत तो पार्टीशन के वक़्त भी नहीं थी, जितनी हाल के वर्षों में कुछ पैदा हुई है। मतलब इस वक़्त तो हालत ये हो गई है कि आप किसी को गिरफ़्तार कर सकते हैं, बेगुनाह को आप गिरफ़्तार कर लीजिए, सालों तक उसकी ज़मानत नहीं हो पाएगी, उसका घर बर्बाद हो जाएगा और लगातार यही कहा जाता रहेगा कि कानून अपना काम कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हज़ारों हज़ार
नौजवानों को जो बेगुनाह हैं आपने गिरफ्तार किया और बाद में वो बिल्कुल बाइज्जत बरी हो गए, आपके पास कोई सबूत नहीं था, तो 5-5, 6-6, 8-8 साल उनकी ज़िंदगी आपने बर्बाद कर दी, उनका घर बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या कोई किसी की जवाबदेही होगी इसकी? मतलब जिन ऑफ़िसर्स ने, चाहे वो एसआईटी हो, चाहे पुलिस हो या कोई भी हो, जिन्होंने ऐसा किया, क्या कोई एक्शन कभी उनके खिलाफ हुआ? अगर उनके खिलाफ ऐसा एक्शन हो, तब तो बात समझ में आती है। वरना लगातार आप ये देखिए कि मुस्लिम जो हैं, वो बिल्कुल इस वक़्त निराश हैं, बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हैं और बाकी दिखाने के लिए पोस्टर बॉयज़ के तौर पर आप कुछ लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, 1-2 लोगों को ले भी लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आम मुस्लिम बहुत बहुत इनसिक्योर्ड महसूस करता है, उसको लगता है कि पहले तो उसको उसको सिक्योरिटी चाहिए। माने आप फील्ड में जाके देखिए, ढेरों लोग आपसे ये कहेंगे कि आप हमारे लिए कुछ न करें, हमको खाली चैन से रहने दें बस, बाकी हम खुद किसी तरह से अपनी रोज़ी-रोटी कमा लेंगे। ये हालात हैं इस समय। अब उनके दावों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस बात में। क्या प्रेडिक्शन है आपका? क्या लगता है यूपी चुनाव के नतीजे कैसे हो सकते हैं? अगर वोट बुरी तरह से बँटे, कोई अगले 4 महीने में कुछ हो जाएगा मुझे नहीं मालूम। तब तो बीजेपी की फिर गवर्नमेंट आएगी। लेकिन अगर ज़्यादा वोट नहीं बटे, तो बीजेपी से भी नाराज़गी बहुत है लोगों की, ख़ास तौर से कोविड को जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया है। यानी नोटबंदी से लेकर और कोविड तक अगर आप देखें तो बहुत, और फिर किसानों का जो आंदोलन रहा है उसको लेके, तो घबराए तो वो खुद हैं, वो कॉन्फिडेंस उनको नहीं है उनमें। और वेस्टर्न यूपी में जहाँ बहुत सी सीटें हैं, काफ़ी बड़ी तादाद है सीटों की, ऐसा लग रहा है कि वेस्टर्न यूपी में जिस तरह से जो जाट और मुस्लिम्स के बीच में जो उन्होंने दरार पैदा की थी, जिसकी वजह से वो जीते इलेक्शन, वो दरार काफ़ी हद तक भर गई है वो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो वेस्टर्न यूपी पर देखिए उनका ज़ोर नहीं है, अब लगातार ईस्टर्न यूपी के ऊपर ज़ोर है। प्रधानमंत्री भी वहीं आ रहे हैं बार-बार, चीफ मिनिस्टर भी वहीं बार-बार जा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है ऊपर से देखने पर कि शायद वो वेस्टर्न यूपी को खो चुके हैं शायद वो। तो अगर वेस्टर्न यूपी का अगर आपके हाथ से, उनके हाथ से निकल गया और बाकी जगहों पर लोगों को जो नाराज़गी है उनसे, जो बड़ी जायज़ भी है नाराज़गी, वो अगर वो रही और वोट बहुत ज़्यादा डिवाइड नहीं हुए, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन हो सकता है ये। हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया नदीम साहब। शुक्रिया। तो ये थे शिक्षाविद नदीम हसनैन साहब, जिन्होंने आज हमसे की कई मुद्दों पर खुलकर बात, बेबाक बात। आगे भी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।